कुंती बुआ, मेरी बचपन की सहेली, माँ की नंद, बेटी जैसी। क्यों और कहाँ खो गई, मुझे आज तक नहीं पता चला। किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कितनी सुंदर थी बुआ, बिन माँ बाप की बेटी बुआ, बड़े भाई और भाभी की शरण में रहने वाली बुआ, बड़े भाई के डर से हकलाने वाली बुआ। आज लगातार याद आ रही है उनकी। एक सवाल मन में आता है, बुआ तो कहीं गुम हो गई थी। फिर माँ के पास उनके पत्र। माँ बताती थी कि उनके ब्याह के समय बुआ बस 8 बरस की थी। वो भाभी का पल्लू पकड़े उनके साथ डोलती रहती। नंद भाभी से पहले उनका माँ बेटी का रिश्ता बना। बुआ को माँ ने उनके हिस्से का खूब प्यार दुलार दिया। माँ की गोद में जब मैं आई तब भी ये दुलार कम नहीं हुआ। मेरे लिए तो बुआ सखी, सहेली, बहन सभी कुछ थी। मेरा बचपन बुआ के साथ ही बीता। हमारी उम्र में भले ही 10 साल का अंतर था, लेकिन सारे खेल हम साथ ही खेलते। इक्कर दुक्कर, गुड्डे गुड़िया का ब्याह, चर्रा अट था, और भी ना जाने कौन कौन से खेल। मैंने उस चौकोर डिब्बे में रखे पत्रों को खोलना शुरू किया। पहला पत्र, भाभी, मैं उस नरक से निकल आई जहां मैं मर मर कर जी रही थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। दूसरा पत्र, मैं मयंक के साथ हूँ। भाभी, विश्वास करो कि मैं बहुत सुखी हूँ। पता है, अब मैं हकलाती भी नहीं हूँ। तीसरा पत्र, कभी मेरी गृहस्थी देखने भी आना, भाभी। हम दोनों को अच्छा लगेगा। हम दोनों मतलब मैं और मयंक। बहुत से पत्र थे, लेकिन वो पत्र घर के पते से नहीं भेजे गए थे। बुआ का पता भी उन्हीं पत्रों में लिखा हुआ था। मयंक, मैंने मयंक को याद किया। वो काफी साल पहले पीली कोठी में रहने आया था। उसके घरवाले और रिश्तेदार किसी के ब्याह के लिए पीली कोठी में रुके थे। पीली कोठी इसीलिए किराए पर दी जाती थी। वही मयंक जो बुआ से कहा करता था, कुंती, तेरे बाल अभी सोने जैसे हैं। जब चांदी जैसे हो जाएंगे तब तू और भी सुंदर दिखेगी। और कुंती बुआ की आंखें झुक जाती, गाल गुलाबी हो जाते। कई बरस पहले की बात है। उस दिन बुआ ने अपने घुटनों तक लंबे बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया था। हमारे कैंपस में लगा हुआ आम का पेड़ बौराया था। कुछ कैरियां आ चुकी थीं। हम लोग पत्थर मार मार कर कैरियां तोड़ रहे थे। 8 बरस की मैं और 18 बरस की बुआ। अचानक देखा कैरियां पटापट गिरने लगी। पलट कर देखा, हमारे गेट पर एक लड़का खड़ा हुआ था। बुआ का हम उम्र, उसके हाथ में गुलेल थी। मैंने दौड़कर गेट खोला और वो लड़का कैंपस के भीतर। बुआ अपने आंचल में कैरियां बटोर रही थी। उठकर खड़ी हुई तो उनका जूड़ा खुलकर पीठ पर बिखर गया। वो लड़का उन्हें एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बहकर बुआ की आंखों में उतर आया। उस दिन से हमारे खेलों में एक और साथी शामिल हो गया था। मयंक अक्सर बुआ के बंधे हुए बाल खोल देता, रेशम सोने जैसे सुनहरे बाल। खुले बाल लिए बुआ हंसती रहती। मयंक से हमारी दोस्ती के बारे में किसी को पता नहीं था। ऐसे ही एक दिन हम लोग मयंक के साथ पीली कोठी चले गए। वहां शंख फूंकती एक स्त्री ने बुआ के गाल पर ढेर सारा सिंदूर मल दिया। थोड़ा सिंदूर उड़कर उनके बालों पर भी लग गया। सिंदूर पोंछते हुए जब बुआ घर वापस आई तो माँ गंभीर थी। बाबा भी दफ्तर से लौट आए। शायद उन लोगों को हमारा मयंक से मेल गोल पता चल गया था। बुआ घबरा कर हकलाने लगी। शायद वो कहना चाहती थी कि वो मयंक को पसंद करती है, लेकिन कह नहीं सकी। मयंक हमारी जात बिरादरी का नहीं था और ये बात बाबा को हजम नहीं हुई। उस दिन के बाद हम लोग पीली कोठी कभी नहीं गए। जिस दिन मयंक जाने वाला था वो हमारे घर के गेट तक आया। काफी देर तक खड़ा रहा। उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देख लिया। मैं भागी हुई गेट तक गई।
वो मुझे कुछ थमा के चला गया। ताल से लाया कमल का एक फूल और सिंदूर की डिब्बी देते हुए बस यही कहा था उसने कुंती के लिए। वो चला गया, हमेशा के लिए। मैं उदास थी उसके लिए, लेकिन उस रात बुआ खूब रोई। इसके कुछ दिनों बाद ही बुआ का ब्याह हो गया। 18 बरस की बुआ 12वीं भी पास नहीं कर पाई। दूल्हा बने फूफा जी मुझे जरा भी पसंद नहीं आए, लेकिन वो बाबा को पसंद थे। बस कुंडली का मिलान बढ़िया हुआ था। सजातीय, पैसे वाला, लेकिन बुआ से लगभग दोगुनी उम्र का। उनका बड़ा बंगला, 3 गाड़ियां, चढ़ावे के गहने, अपार धन दौलत बाबा ने देखा, लेकिन बुआ का मन किसने देखा। पहली विदा में लौटकर आई बुआ और भी अधिक हकलाने लगी। उनके चेहरे की उदासी माँ ने पढ़ ली और उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। माँ भी बाबा के सामने कहाँ कुछ कह सकती थी। बुआ ससुराल लौट गईं। वो इतनी चुप रहने लगी थी मानो बोलना ही भूल गई हो। डॉट डॉट डॉट। और फिर कुछ ही समय बाद पता चला कि बुआ घर से गायब हो गईं। उनके बारे में कुछ पूछने, बात करने की मनाही हो गई। कुछ दिन बातें दबी रहीं, लेकिन जल्द ही अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारी में सबको पता चल गया। खूब बदनामी हुई। फूफा नाम का वो व्यक्ति एक दिन कुछ लोगों के साथ हमारे घर आया। बाबा सिर झुकाए बैठे रहे। कुछ बहसों के बाद वे सब लौट गए। बात आई गई हो गई। धीरे धीरे सब लोग बुआ को भूल गए, लेकिन मुझे बुआ याद रह गईं। कई बरस बाद मेरा भी ब्याह हुआ। प्रेम विवाह, विजातीय विवाह। अपनी गृहस्थी में रची बसी मैं समय के साथ ऐसे ही बहती रही। डॉट डॉट डॉट। और आज माँ का अंत समय। माँ कितनी ही बातें मन में दबाए चली गई और मेरे मन में कितने ही संशय, कितनी शंकाएं। घंटी बजाते ही दरवाजा बुआ ने खोला। उम्र की परछाइयां उनके चेहरे पर पसरी थीं। बुआ, मैं नीलांजना। बुआ ने मुझे अंक में भर लिया। मुझे थामे हुए वो भीतर ले गईं। साधारण, लेकिन सुंदर, सजा धजा छोटा सा घर। कैसी हो बुआ? मैंने यूं ही पूछ लिया। जड़ों से टूटकर भी मैं टूटी नहीं, नीला। बुआ हल्के से मुस्करा दी। मयंक है न मुझे संभालने वाला। मुझे अच्छा लगा मुस्कराती बुआ को देखकर। इतने दिन तुम कहाँ रही, बुआ? मैंने तुम्हें हमेशा याद किया। मैं भी कहाँ भूली तुम सबको, लेकिन मुझे सब भूल गए। उदासी की एक लहर बुआ के चेहरे पर आकर चली गई। दद्दा ने मरते दम तक मेरा मुंह न देखने की कसम खा ली थी। उनकी इज्जत जो दांव पर लगा दी थी मैंने। छिपते छिपाते भाभी से एक सूत्र जुड़ा रहा बस। वो माँ है न मेरी। माँ भी अब नहीं रही। ये सुनते ही बुआ की आंखों के कोर गीले हो गए। कुछ देर सन्नाटा। कुछ कहूँ नीला, सुनेगी? बुआ ने भरे गले से पूछा मानो कितना कुछ मन में दबा हो। कहो न बुआ, पता है तुझे, मेरे सारे सपने शादी की पहली रात में ही टूट गए जब नशे में धुत मेरे पति ने मेरे पंखों को नोचकर लहूलुहान कर दिया। मन का सारा बसंत पतझड़ में बदल गया। कुछ ही समय बाद समझ में आया कि उन्हें एक औरत से संतुष्टि नहीं मिलती। नातेदारी की लड़कियों से लेकर घर की महरी महाराजन तक पर उनकी बुरी नज़र रहती है। बहुत झगड़े मचे, बहसबाजी हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वैसे के वैसे ही रहे। बस मैं ही सद्गृहस्थन बन गई, जिसकी अपनी कोई इच्छा कहाँ होती है। रिश्तेदारी निभाती, व्रत उपवास रखती, सास की ताने उलाहने सुनती। मैं जब कभी पति का घिनौना स्पर्श झेलती तो मुझे उबकाएं आने लगती। अगले दिन उसकी गंध को साबुन से घिस घिस कर छुड़ाती। मेरे पति डोलते रहे, भटकते रहे इस औरत से उस औरत तक और मैं जमती गई शिला सरीखी। पति की ये आदत सबको पता थी, लेकिन मेरे लिए सलाह थी निभाती रहो, निभा ले जाओ। मार खाना, गाली खाना मेरी नियति बन चुकी थी।
मैं न इस घर की रही, न उस घर की। इस दौरान हर दिन मयंक याद आया। कहते हैं न किसी को मन की गहराइयों से याद करो तो ईश्वर सुन ही लेता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब घर का सामान लेने बाजार जा रही थी तो पता नहीं कैसे मयंक मिल गया। उसी ने मुझे पहचाना। अकबका गई थी मैं। उसके गले लगकर हिचकियों से रो दी मैं मानो कब से रुका बांध टूटा हो। बिना कुछ कहे मयंक सब समझ गया। उसने अपने पावन स्पर्श से मुझ पाषाण सरीखी अहल्या में जैसे प्राण फूंक दिए। उसका कोई दोस्त इस शहर में था जिसके पास वो आया था। मैं लगातार उससे मिलने लगी, ढेरों बातें करती उससे। और पता है नीला, मैं जरा भी नहीं हकलाए, बुआ कहती जा रही थी और मैं सुन रही थी। मैं भूल गई कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे मन में हर सिंगार खिलने लगे। लेकिन जल्द ही लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। घर तक बात पहुंची। डॉट डॉट डॉट। और एक दिन मार्केट से लौटकर सामान से भरा थैला रखते हुए मैंने देखा कि मेरे पति का चेहरा चुप्पा और मुट्ठियां कसी हुई थीं। मैं सिहर उठी। उस दिन सास और पति ने मुझे बहुत पीटा। ये संभ्रांत और उच्च वर्गीय परिवार था। अब निर्णय मुझे लेना था, जीवन या पति। मैंने जीवन को चुना और अपने तथाकथित पति और ससुराल को छोड़ दिया। मयंक मेरे साथ था। उस दिन से आज तक वो मेरे साथ है, नीला। और मैं खुश हूँ, सुखी हूँ। फागुन की उस धूपछाई सांझ में बुआ आज भी कितनी सुंदर दिख रही थी। नीला, मैं बहन थी और तू बेटी। मेरी पढ़ाई छुड़वा कर ब्याह दिया दद्दा ने अनचाहे के संग। बिन माँ बाप की थी न मैं। तूने भी तो प्रेम विवाह किया दूसरी जात में। फिर दद्दा कैसे मान गए? ये समय समय की बात है या बहन और बेटी का फर्क? मैं सिहर उठी थी बुआ के चेहरे और आंखों का दर्द पड़ते हुए। बुआ कहती रही, 2 दिन की जिंदगी में जीने के पल बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, नीला। उन पलों को खुद ही चुराना पड़ता है। और मैंने उन पलों को चुरा लिया है। तू तो आज की लड़की है, मुझे बस इतना बता कि मैंने सही किया या गलत। बस हाँ, ये ना, और कुछ नहीं। बुआ का सवाल सीधा मुझसे था। बिना कुछ सोचे मेरे मुंह से निकला, हाँ। और बुआ की आंखों में कितना कुछ झिलमिला गया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।